शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, वो भी राजस्थान पशु परिचय की भर्ती के लिए। तो आई होप आप सारी क्लासें देख रहे होंगे। अगर जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बनास नदी पढ़ा था। और बनास नदी के बारे में हम देख रहे थे क्योंकि हमने चंबल नदी पढ़ चुके थे और बनास नदी हमारी चालू थी। बनास नदी का डायग्राम हम बना चुके थे। और फिर बनास नदी की जो सहायक नदियां थी उसमें बेड़च, उसे आयरन नदी भी कहते हैं, उसके वो नदी देखी थी। और बेड़च या आयरन नदी की जो सहायक नदियां थी वो भी हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया है। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? आज बनास नदी के आगे जो सहायक नदियां हैं उनको हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो डायग्राम में हमने बनाया था, आई होप आपने डायग्राम अच्छे से समझा होगा। उसके आगे हम देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीजें हम आज देखेंगे। यहाँ सहायक नदियां में हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। तो आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सहायक नदियां। सहायक नदियां, सहायक नदियों के अंदर, सहायक नदियों के अंदर पहली नदी हम लेते हैं कोठारी नदी। कौन सी नदी लेते हैं? कोठारी नदी। अब कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी नदी सहायक नदी किसकी है? बनास नदी की सहायक नदी है। अब कोठारी नदी के बारे में हमसे पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने डायग्राम में लिखा था कि कोठारी नदी का उद्गम दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और इसका विलय कहाँ पर होता है? तो नंदगांव भीलवाड़ा के अंदर इसका विलय किस नदी में हो जाता है? बनास नदी में। क्यों? क्योंकि ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो कोठारी नदी का अगर हमसे उद्गम, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? उद्गम। तो उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है दिव्वेर की पहाड़ी। दिव्वेर की पहाड़ी कहाँ पर है? दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद। राजसमंद, दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसका विलय कहाँ पर होता है, तो इसका विलय ये नंदगांव भी बोला जाता है, नंदराव भी बोला जाता है। नंदराव गांव भीलवाड़ा। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्या होता है? कोठारी नदी का विलय होता है नंदराव गांव भीलवाड़ा में बनास नदी में विलय। यानी कोठारी नदी का अगर हमसे उद्गम पूछा जाता है तो इसका उद्गम होता है दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद से। लेकिन अगर हमसे इसका विलय पूछा जाता है तो इसका विलय कहाँ पर होगा? नंदगांव भी बोल देते हैं, नंदराय भी बोल देते हैं। नंदराय भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में किसका विलय होता है? इस कोठारी नदी का विलय होता है। अब हम देखते हैं कि इस कोठारी नदी के किनारे और कौन कौन सी चीजें स्थित है। तो कोठारी नदी के किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता को हम कहते हैं बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता है कहाँ पर? तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बागोर सभ्यता। यानी एक तो इस पर सभ्यता है, वो सभ्यता कौन सी है? बागोर सभ्यता। कौन सी है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता है कहाँ पर स्थित? तो ये बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में और क्या स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे हम देखते हैं कि कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है मेजा बांध। तो मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि इस पर जो बांध है वो बांध कौन सा है? तो बांध है मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। और ये मेजा बांध है कहाँ पर स्थित? तो मेजा बांध भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तो हमने कोठारी नदी देखी जिसका उद्गम दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, उसका विलय नंदराव गांव भीलवाड़ा के अंदर होता है। इसके साथ ही इसकी सभ्यता और इसके बांध दोनों ही भीलवाड़ा में स्थित है। तो सभ्यता कौन सी है? बागोर सभ्यता। वो है कहाँ? भीलवाड़ा में। और बांध कौन सा है? मेजा बांध। और मेजा बांध भी कहाँ पर स्थित है? वो भी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो ये हमारी कोठारी नदी हो गई कि कोठारी नदी का विलय, उद्गम और उसकी नदी के किनारे क्या क्या स्थित है।
अब हम दूसरी नदी लेते हैं और उस नदी का नाम है खारी नदी। क्या नाम लेते हैं? खारी नदी। अब खारी नदी के बारे में एक चीज आप विशेष ध्यान रखिए कि जो खारी नदी है बनास की सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो कौन सी नदी है? खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। की बनास पर जो सबसे लंबी नदी है वो खारी नदी है। यह बनास की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है, यह बनास की सबसे लंबी नदी है। तो वो कौन सी नदी है? खारी नदी है। कौन सी नदी? खारी है। सहायक नदियों के अंदर ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? खारी नदी। अब वही चीजें हम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसका विलय कहाँ पर होता है। तो हम सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और इसका विलय कहाँ पर होता है? राजमहल टोंक के पास क्या होता है? इसका विलय होता है। और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। राजमहल टोंक के पास बनास में विलय हो जाती है। तो खारी नदी का हम देखते हैं कि इसका उद्गम, तो इसका उद्गम देखते हैं हम बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी है कहाँ पर स्थित? तो ये राजसमंद में है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है और इसका विलय कहाँ पर होगा? तो इसका जो विलय है वो राजमहल टोंक के पास इसका विलय होगा। किसमें? बनास में। कहाँ पर? राजमहल टोंक में बनास नदी में विलय। राजमहल टोंक के पास क्या होता है? ये बनास नदी के अंदर विलय हो जाता है। किस नदी का विलय हो जाता है? खारी नदी का। किस नदी का? खारी नदी का। तो खारी नदी में कौन सी हमें तीन बातें याद रखनी है कि इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है और इसका विलय राजमहल टोंक के पास हो जाता है। और यह बनास नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी पूछे तो वो कौन सी नदी है? खारी नदी है। इस नदी के किनारे क्या क्या स्थित है? एक तो ब्यावर स्थित है, एक आशिंद है, वो क्षेत्र भी इस नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो बांध है खारी नदी के किनारे, तो बांध कौन सा है? तो बांध है नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध है। तो नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। तो यहाँ पर जो कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध है। और ये नारायण सागर बांध है कहाँ पर स्थित? तो ये है ब्यावर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ब्यावर में स्थित है। तो बांध कौन सा है? नारायण सागर बांध है, जो है कहाँ पर स्थित? ब्यावर में। तो इस पर बांध कौन सा है? नारायण सागर बांध है। और ये नारायण सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्यावर में स्थित है। इसके साथ ही हमने एक सहायक नदी भी देखी थी। किसकी? खारी नदी की। तो एक सहायक नदी कौन सी थी? तो वो सहायक नदी थी मानसी नदी। कौन सी नदी थी? एक सहायक नदी मानसी नदी। तो खारी नदी की यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। खारी नदी की सहायक नदी। तो खारी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? मानसी नदी। कौन सी नदी है? मानसी नदी है। और मानसी नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। किस नदी पर बांध बना हुआ है? मानसी नदी पर बांध बना हुआ है। और उस बांध का क्या नाम है? अडवाना बांध। तो मानसी नदी पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम क्या है? अडवाना बांध। तो इस खारी नदी में हमने क्या देखी कि ये सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है। राजमहल टोंक में जाकर बनास में विलय हो जाता है। इसकी एक सहायक नदी है मानसी नदी। इस खुद पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध। कहाँ पर? ब्यावर में। और इसकी सहायक नदी है मानसी। और मानसी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो कौन सा बांध है? अडवाना बांध। ये हमने किस नदी के बारे में देखे? खारी नदी के बारे में देखे। और कौन सी नदी थी? और नदी थी एक डाई नदी। तीसरी नदी कौन सी थी? तीसरी नदी थी डाई नदी।
अब डाई नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने डायग्राम में भी देखा था कि डाई नदी का जो उद्गम है वो नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर से होता है, और इसका विलय कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा, राजमहल टॉप के पास। फिर खारी और ये डाई और बनास, ये राजमहल टॉप के पास अपना त्रिवेणी संगम बनाते हैं। त्रिवेणी संगम आप अच्छे से समझते होंगे कि जहाँ तीन नदियां आकर एक जगह मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो ये डाई नदी का अगर हमसे उद्गम पूछे तो हम उद्गम क्या लिखेंगे कि नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से किसका उद्गम होता है? इस डाई नदी का उद्गम होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? नसीराबाद, नसीराबाद की पहाड़ी। नसीराबाद की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? डाई नदी का उद्गम होता है। और इसका विलय, किसका विलय? डाई नदी का हमसे विलय पूछा जाएगा तो कहां पर होगा? राजमहल टोंक के पास। राजमहल टोंक, राजमहल टोंक के पास बनास नदी में विलय, बनास नदी में विलय। बनास नदी के अंदर क्या हो जाएगा? इसका विलय हो जाएगा। किस नदी का विलय हो जाएगा? डाई नदी का। अब हम देखते हैं कि इस डाई नदी पर भी क्या कोई बांध स्थित है? तो जी हाँ, डाई नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है लसाड़िया बांध। क्या नाम है? लसाड़िया बांध। तो डाई नदी पर जो बांध है वो बांध कौन सा है? लसाड़िया, लसाड़िया बांध। और ये लसाड़िया बांध है कहाँ पर स्थित? तो ये है केकड़ी। लसाड़िया बांध कहाँ पर स्थित है? केकड़ी में। तो डाई नदी में हमने क्या देखा कि एक इसका उद्गम नसीराबाद की पहाड़ी से होता है और इसका विलय राजमहल टोंक के पास बनास नदी में विलय हो जाता है, और इस पर एक बांध है, और वो कौन सा बांध है? लसाड़िया बांध। और लसाड़िया बांध है कहाँ पर स्थित? वो कहाँ पर स्थित है? केकड़ी के अंदर स्थित है। और कौन सी सहायक नदियां बच गई? तो एक तो बच गई हमारी सहोदरा नदी जिस पर टोरडी बांध बना हुआ है, एक मोरली नदी जिस पर मोरले बांध बना हुआ है, और एक चीज बच गई कि ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, कितनी नदियों से मिलकर बनाती है। ये हमने पता है, मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन हम एक बार इसको नोट कर ले ताकि जब रिवीजन करें तो हमारा पॉइंट छूटे नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वो 2-3 चीजें बच गई, वो चीजें हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में और कौन कौन सी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था पिछली क्लास के अंदर, अभी हमने सहायक नदियां पढ़ ली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सहायक नदी लेते हैं वो कौन सी नदी लेते हैं? सहोदरा नदी। कौन सी लेते हैं? सहोदरा नदी। तो आगे हम लेते हैं जो कौन से नंबर की थी? 4 की थी सर। कौन सी थी? सहोदरा नदी। अब इस सहोदरा नदी एक छोटी नदी है, इसका उद्गम और इसका विलय इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है, उस बांध का क्या नाम है? उस बांध का नाम है टोरडी बांध। कौन सा बांध स्थित है? टोरडी बांध स्थित है। और ये टोरडी बांध है कहाँ पर स्थित? तो ये टोंक में है। टोरडी बांध कहाँ पर स्थित? टोंक में स्थित है। तो सहोदरा नदी पर जो बांध है वो बांध कौन सा है? टोरडी बांध है। और ये टोरडी बांध है कहाँ पर स्थित? तो ये टोंक में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक नदी और बची है और उस नदी का नाम है मोरेल नदी। मोरेल भी बोलते हैं इसको और मोरेल भी बोलते हैं। मोरेल नदी कौन सी नदी है? मोरेल नदी।
अब इस पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध बना हुआ है, मोरेल बांध बना हुआ है। ये मोरेल भी बोलते हैं, मोरेन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों चीजें आते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना मोरेल और मोरेन के अंदर। तो मोरेल और मोरेन को तो इसी पर मोरेल बांध बना हुआ है। तो इस पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का क्या नाम है, मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध है कहाँ पर स्थित, तो ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। कौन सा स्थित बांध है, मोरेल बांध स्थित है, मोरेल नदी पर स्थित है। तो हमने ये नदियां पढ़ ली, कौन कौन सी सहायक नदियां थी। उसके बाद हमने कोठारी नदी देखी, दिवेरे की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और नंदराय भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में विलय हो जाती है। उसके बाद हमने खारी नदी देखी जो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और राजमहल टोंक के पास आकर बनास नदी में विलय हो जाती है। उसके बाद हमने कौन सी नदी देखी, इसकी कोठारी नदी, खारी नदी, और खारी नदी के बाद एक नदी और आ जाएगी डाई नदी। और डाई नदी भी किस नदी, कहाँ पर आके मिलेगी, राजमहल टोंक के पास आकर बनास नदी के अंदर विलय होगा। इसके साथ ही देखा था कि जो वो है खारी नदी है उसकी एक सहायक नदी हमने मानसी नदी भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा समुद्रा नदी और मोरेन नदी, ये चीजें हमने देख ली नदियों पर। इस पर बांध भी हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि जो ये त्रिवेणी संगम बनाती है तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जो त्रिवेणी संगम बनाती है। वैसे तो हमने नदियां पढ़ी है कि एक तो कहाँ पर बनाती है, मैलाल और आयड़ और ये बनास, ये तीन चीजें तीनों बनाती है। कहाँ पर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनाती है। और एक राजमहल टोंक के पास ये अपना क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। हमने इतने फास्ट से इन सभी का एक साथ रिवीजन कर लिया है क्योंकि हमने पूरी क्लास अच्छे से पढ़ी है। आई होप आपने भी अच्छे से पढ़ी होगी। प्लेटफॉर्म छोटा है, क्लासें भी छोटी हैं, लेकिन मैटर कम नहीं है। आप इनको अच्छे से देखोगे, अच्छे से याद करोगे तो देखना एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। आप बाद में देखोगे कि काश अगर ये क्लासें अपन भी देख लेते तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या देखेंगे, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम देखे हैं तो एक तो बनता है बिगोद। कहां पर बनेगा, बिगोद के अंदर बनेगा, बिगोद मांडलगढ़, बिगोद मांडलगढ़। और दूसरा बनेगा राजमहल टोंक। कौन सा बनेगा, राजमहल टोंक के अंदर बनेगा। तो ये इसमें हम दोनों तो लिख देते हैं बनास नदी, दोनों में कौन सा आ जाएगा, बनास नदी, क्योंकि बिगोद मांडलगढ़ ये सहायक नदियों पर बनते हैं तो एक नदी तो इसमें जरूर आएगी, वो कौन सी है, बनास नदी। फिर हमने देखा था कि एक तो बनती है बनास के साथ बेड़च और मैनाल, तो बनास के बाद आ जाएगा बेड़च और उसके बाद आ जाएगा मैनाल। और बनास नदी है, इसके बाद क्या आ जाएगा, डाई और खारी, डाई और खारी। तो ये चीजें बिगोद मांडल के पास बनास और बेड़च और मैनाल बनेगी और राजमहल टोंक के पास बनेगी बनास, डाई और खारी। बनास, बेड़च और मैनाल ये तीनों और बनास, डाई और खारी ये तीनों कहाँ पर, राजमहल टोंक में बनाती है और ये बनाती है बिगोद मांडलगढ़ के पास। तो हमने ऐसे करके बनास नदी के साथ ही हमने जो पूरी नदियां थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से जो ये बांध है जो रह गए हमने नहीं पढ़ा है, वो चीजें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वो चीजें आपको एक साथ मिलेगी, साथ ही जो इम्पोर्टेंट झील है उनके बारे में, उसका उद्गम, उसका विलय, किसने इसका निर्माण कराया, कैसे हुआ, ये सब चीजें हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।